नमस्कार। स्वागत है आपका नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य परिचय। देखिए, साहित्य परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। आखिर साहित्य शब्द की क्या व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो देखिए, हितेन सह इति सहित, हितेन हितेन सह, हितेन सह, हितेन सह इति सहित, इति, हितेन सह इति सहित, हितेन सह इति सहित, या फिर हम कहें सहितस्य भाव इति साहित्यम। सहितस्य भाव, भाव इति साहित्यम, इति साहित्यम, सहितस्य भाव इति साहित्यम। तो व्युत्पत्ति की बात करें तो हितेन सह इति सहित, सहितस्य भाव इति साहित्यम। यदि प्रकृति प्रत्यय की बात करें, ये कौन से प्रकृति प्रत्यय से मिलकर बनता है साहित्य शब्द, तो देखिए कौन से प्रकृति प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो देखिए, इसमें सहित शब्द में शय प्रत्यय होता है। कौन से शब्द में? सहित शब्द में जो सहित शब्द होता है, इस सहित शब्द में शय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? शय। तब जाके कौन सा शब्द बनता है? तब जाकर साहित्यम शब्द बनता है। तब जाकर साहित्यम शब्द बनता है। अब आगे देखते हैं, काव्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम समझते हैं कि काव्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है। तो देखिए, काव्य शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले समझते हैं। काव्य शब्द की व्युत्पत्ति, काव्य शब्द की व्युत्पत्ति काव्य शब्द की व्युत्पत्ति, तो देखिए कहते हैं कवे कर्म इति काव्यम। कवे कर्म इति काव्यम कहते हैं। कवे, कवे कर्म, कवे कर्म इति काव्यम। कवे कर्म इति काव्यम, कवि के द्वारा जो, मतलब कवि से संबंधित जो कर्म होता है उसे काव्य कहते हैं। अब यदि हम इसके प्रकृति प्रत्यय की बात करें, यदि हम इसके प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय आता है? देखिएगा, इसमें शब्द तो रहता है कवि, और जो प्रत्यय होता है वो होता है शय। ठीक है, प्रत्यय तो होता है शय, शय, प्रत्यय तो होता है शय। थोड़ा सा क्या है, अशुद्ध लिखा गया था, शय, ये वाला, ठीक है ना।
प्रत्यय तो होता है शय और शब्द होता है कवि, से मिलकर क्या बनता है? काव्यम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? काव्यम बनता है। इसका अर्थ हो जाएगा कवि से संबंधित कर्म काव्य कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका अर्थ निकलेगा कवि से संबंधित, यहां लिख देंगे, चलो इसको तो हटाते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ लिखेंगे कवि से संबंधित कर्म। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? कवि से संबंधित, कवि से संबंधित कर्म, कवि से संबंधित कर्म काव्य कहलाता है। कवि से संबंधित जो कर्म होता है वो काव्य कहलाता है। कवि से संबंधित कर्म क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो अगले क्रम में चलें, सबसे पहले हम देखते हैं काव्य के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद, अब देखिए, जैसे हम काव्य के भेदों की बात करें, काव्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है दृश्य काव्य, पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, तो जो दृश्य काव्य होता है वह अभिनय तथा श्रव्य काव्य पाठ्य या गेय होता है। दृश्य काव्य में क्या किया जाता है? तो दृश्य काव्य में अभिनय होता है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। और श्रव्य काव्य में पाठ्य या गेय होता है। पाठ्य या गेय होता है। श्रव्य काव्य पाठ्य या गेय होता है और दृश्य काव्य अभिनय से संबंधित होता है। ठीक है, तो दृश्य काव्य अभिनय तथा श्रव्य काव्य पाठ्य या गेय होता है। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, आगे समझते हैं। जो दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, समझते हैं। जो दृश्य काव्य हैं, दृश्य काव्य के भेद, दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं। दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? दो। ठीक है, दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है रूपक और दूसरा होता है उपरूपक। पहला भेद क्या कहलाता है? रूपक, और दूसरा भेद कहलाता है उपरूपक। उपरूपक, पहला होता है रूपक और दूसरा होता है उपरूपक। अब देखिए, जो रूपक होते हैं उसके 10 भेद होते हैं। रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। और जो उपरूपक होते हैं वह 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। तो जो दृश्य काव्य में जो रूपक हैं ये 10 प्रकार के होते हैं और जो उपरूपक हैं ये 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। अब बढ़ते हैं श्रव्य काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य। ठीक है, तो अब समझते हैं श्रव्य में, श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। गद्य काव्य, समझना ढंग से, श्रव्य काव्य के भेद की यदि बात करें तो इनके 3 होते हैं। गद्य की बात करें तो इनके 2 होते हैं और पद्य की बात करें तो इनके 3 होते हैं। तो दृश्य के हमने समझ लिए,
अब हम श्रव्य की ओर चलते हैं कि श्रव्य के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो हम श्रव्य काव्य की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे के क्रम में। श्रव्य काव्य के भेद, ठीक है, अब यहां से लेते हैं श्रव्य काव्य के भेद। श्रव्य काव्य के भेद, अब श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2 और 3। सबसे पहले देखते हैं श्रव्य काव्य के भेदों में सबसे पहले आता है गद्य काव्य। सबसे पहले आता है गद्य काव्य और दूसरे नंबर पर आता है पद्य काव्य। तीसरे नंबर पर आता है चंपू काव्य। ठीक है, पहले नंबर पर गद्य काव्य, दूसरे पर पद्य काव्य और तीसरे पर चंपू काव्य। अब हम बात करें, यदि गद्य की बात करें तो गद्य में भी अलग अलग चलते हैं। गद्य में नंबर 1 पर बात करें, गद्य में अगर नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर आता है कथा। अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर आता है कथा। ठीक है, अगर हम नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर आती है कथा। क्या आती है? कथा। और 2 पर बात करें तो 2 पर आती है आख्यायिका। आख्यायिका। 2 पर आती है आख्यायिका। पद्य काव्य की बात करें तो पद्य काव्य के 3 भेद होते हैं। पद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर हम पद्य काव्य की बात करें तो पद्य काव्य के 3 भेद होते हैं। पहले में आता है महाकाव्य। महाकाव्य। दूसरे में आता है खंड काव्य। और तीसरे नंबर पर आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। इस प्रकार पद्य काव्य में भी 3 आते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है, तो पद्य काव्य में पहले आते हैं महाकाव्य, दूसरे पे आते हैं खंड काव्य और तीसरे पे आते हैं मुक्तक काव्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरे पिक्चर को समझते हैं आखिर माजरा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लौकिक काव्य। लौकिक काव्य। लौकिक काव्य। अब अगर हम इसको देखें तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, कितने भाग? 2। आप अच्छी तरह जानते हैं पहले भाग में कौन आएगा? पहले भाग में दृश्य आएगा और दूसरे भाग में कौन आएगा? श्रव्य आएगा। ये तो आपको पता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो दृश्य के 2 होते हैं। आपको अच्छे से पता है दृश्य के 2 होते हैं। मतलब दृश्य काव्य जो है 2 प्रकार का होता है। पहला पहला जो होता है उसे कहते हैं रूपक और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं उपरूपक। ठीक है, अगर हम बात करें रूपक के भेदों की तो ये 10 होते हैं और यदि हम बात करें उपरूपक के भेदों की तो ये 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पिक्चर समझते हैं। यदि हम श्रव्य काव्य की बात करें तो श्रव्य काव्य में 3 होते हैं। श्रव्य काव्य में कितने होते हैं? 3। यहां समझ लेते हैं। पहले में आएगा गद्य काव्य
और दूसरे में आएगा पद्य काव्य, और तीसरे में आएगा चंपू काव्य। ठीक है। और गद्य के वही दो भेद, कथा और आख्यायिका। पद्य के वही दो भेद, कौन कौन से? पद्य के वही दो भेद, गद्य के वही दो भेद, कथा और आख्यायिका। पद्य के वही, सॉरी, दो भेद नहीं, पद्य के तीन भेद। पद्य के तीन भेद कौन कौन से? महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। चंपू में कोई भेद नहीं चलेगा। और गद्य के दो चलेंगे, कथा और आख्यायिका। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां तक मैं बात करूं, आप लोगों को यहां तक की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब आगे और चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।